जन्नत के पत्ते। बाकी बातें घर चलकर कर लेंगे। फ़ातेह, आपा का सामान उठाओ। देखो वो कितनी थकी हुई लग रही हैं। आओ बेटा, कार बाहर है। मिसेस सोना अपने मेहमानों को मज़ीद थकाना नहीं चाहती थी। फ़ातेह सामान उठाने के लिए आगे बढ़ा तो हया ने बेइख्तियार बहारे को देखा। चलो जल्दी करो हया। ताज़ा ताज़ा तारीफ से गुलनार हुई बहारे ने इठला कर उसकी आस्तीन खींची। हया ने गहरी सांस लेकर बैग फ़ातेह को थमा दिया। कहीं तो रहना ही था और फैमिली रन होटल से अच्छा कोई होटल नहीं हुआ करता। वो दोनों उनके साथ चलती बाहर आईं, जहाँ छोटी सी वैन खड़ी थी। उसे बेइख्तियार अपना और डीजे का तुर्की में पहला दिन याद आया, जब अहमद और चुगताई ऐसे ही एक वैन में उन्हें लेने आए थे। मौलूद बे का होटल उरगप में था। तकरीबन घंटे की ड्राइव थी। खिड़की के उस पार कप्पादोकिया का खुश्क इलाका नज़र आ रहा था। पुरइसरार खामोश दुनिया से अलग थलग हारों से बनी खूबसूरत घोड़ों की सरजमीन। दूर कहीं कोई हसन के दोनों पहाड़ दिखाई देते थे, जो अपने अंदर का सारा लावा सदी कबल ज़मीन पे उंडेल कर अब सुकून से खड़े थे। डीजे को बहुत हसरत थी कप्पादोकिया देखने की। खिड़की के बाहर भागते मनाजिर देखकर बेइख्तियार उसके लबों से निकला, फिर फ़ौरन चुप हो गई। डीजे कौन? पिनार, जो बिल्ली को थपक रही थी, बेसाख्ता पूछ बैठी। मेरी एक दोस्त थी। उसके जवाब में बहारे ने आहिस्तगी से इजाफा किया। मर गई है। ओह, पिनार ने तासुब से देखा। जब तुम्हारी बिल्ली मर जाएगी तो वो डीजे के पास चली जाएगी। चंद लम्हों बाद बहारे ने बहुत समझदारी से पिनार की मालूमात में इजाफा करना चाहा। बहारे गुल, बहुत हो गया, उसने बड़बड़ाकर उसे टोका। फिर माजरत करनी चाहिए। सॉरी, ये बस ऐसे ही बोलती रहती है। मगर पिनार और मिसेस सोना हंस पड़ी थीं। ये छोटी बिल्ली कितनी प्यारी है ना। पिनार ने झुककर उसका गाल चूमा। आज से गार्लफील्ड बड़ी बिल्ली और तुम छोटी बिल्ली। बहारे ने शर्माकर लब दांत से दबाए, अस्बात में सर हिलाया। फिर देखा तुमने? वाली फातिहाना नज़रों से हया को देखा। हया ने गहरी सांस लेकर सर झटका। ये लड़की बहुत पिटेगी उसके हाथों। आशियाना क्यू हाउस एक छोटा सा 2 मंजिला होटल था। नन्ही सी पहाड़ी को काट कर बनाया गया था। सामने से जैसे कोई बंगला सा लगता था। एक तरफ बाहर से जाती सीढ़ियाँ, ऊपर टेरेस, सामने सहन था। टेरेस और ग्राउंड फ्लोर दोनों के बरामदे मेहराबी थे। अंदर आधे कमरे पहाड़ को काट कर बनाए गए थे। वो कोई बहुत ऊंची पहाड़ी नहीं थी, होटल की छत से भी ज़रा कम थी। होटल की पुश्त इस पहाड़ी में गोया धंसी हुई थी। छोटा सा खूबसूरत सा आशियाना मौलूद बे का कप्पादोकिया में एक ख़ास मकाम था। वो इस इलाके के डिस्ट्रिक्ट चीफ थे। लोग उनसे डरते भी थे और उनकी इज्जत भी करते थे। उनके मेहमान के साथ कोई बुरा सलूक नहीं कर सकता था। और आज होटल के 7 कमरे खाली थे। वो और बहारे ही आशियाना की मेहमान थीं। ये है तुम्हारा कमरा। मुझे लगा तुम्हें ये पसंद आएगा। अगर बदलना है तो बता दो। मुतहरक सी मिसेस सोना उनको पूरी मंजिल के एक कमरे में ले आई। वो खाकी सुरमई संगमरमर से बना कमरा बहुत खूबसूरत था। कोनों में जर्द बल्ब लगे थे। सारे जला दो तब भी कमरे में गार का नीम मध्यम सा अंधेरा बरकरार रहता। सुर्ख से रंग का कालीन का टुकड़ा फर्श पे बिछा था। इसी सुर्ख रंग का एक बड़ा सोफ़ा खिड़की के आगे रखा था। डबल बेड पे भी गहरी सुर्ख महरून रंग की चादर बिछी थी। बेड की ऊपरी दीवार पे एक जालीदार गुलाबी पर्दा लगा था, जो आगे को होकर बेड की पायंती तक गिरता और बेड पे सोने वाले को जैसे ढक लेता। बाहर टेरेस पे गोल गोल मेज़ें थीं, जिनके गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। वहाँ बैठकर देखो तो खुला आसमान और सारा कप्पादोकिया दिखाई देता था। इतनी खूबसूरत जगह पे नामालूम सी उदासी छाई हुई थी। जहान के बगैर उसे सब कुछ उदास लग रहा था। अगर उसने वाकई रिसीवर ऑन कर दिया हो तो। मुझे ये कमरा पसंद है और मेरी छोटी बिल्ली को भी। बज़ाहिर बशाशत से मुस्कुराते उसने मिसेस सोना को इत्मीनान दिलाया। आशियाना शहर से ज़रा अलग थलग था, सो मौलूद बे ने कह दिया था कि वो जहाँ जाना चाहें वो उन्हें ड्रॉप कर देंगे। वो खालिस्तान मेहमान नवाज तो ख़ानदान था। वगरना होटल का मालिक, जो शहर का डिस्ट्रिक्ट चीफ हो, कहाँ अपने मेहमानों को ड्राइव करके ले जाया करता है। मौलूद बे को पूरा कप्पादोकिया जाता था। उनके मेहमानों को किसी भी किस्म के टूर पैकेज पे खुसूसी डिस्काउंट मिल जाता था।
ان کا نام مولود اردو لفظ مولود کا مولود ہی تھا۔ ہمارے وہ نام جو دال پہ ختم ہوتے ہیں ترک انہیں تے پہ ختم کرتے ہیں۔ وہ احمد کو احمد، بلند کو بلند اور مولود کو مولود پکارتے تھے۔ ایسے ہی ہمارے وہ نام جن کے آخر میں بے آتا ہے ترک ان کے آخر میں پے لگایا کرتے تھے۔ یوں طیب سے بنا طیب، ایوب سے بنا ایوب اور زینب سے زینب۔ وہ سارا دن کمرے میں ہی رہے۔ پھر شام کو مسز سونا اور فاتح شہر جا رہے تھے تو ان کے ساتھ چلی گئیں۔ حیا کی ٹریسر والی ڈبی پرس میں ساتھ ہی تھی۔ اگر وہ ادھر ہوا تو جان لے گا کہ وہ اس کے قریب ہے۔ پتہ نہیں دل کے رشتے زیادہ مضبوط تھے یا GPS کے، مگر جب رات اتر آئی اور فون نہیں بجا تو وہ امید کھونے لگی۔ اگلا پورا دن بھی انہوں نے کمرے میں گزارا، کھانا بھی وہی منگوایا۔ مسز سونا کے ہاتھ کے بنے سلاد، جیلی، جیم، بالکل گھر جیسا ذائقہ۔ پھر بھی وہ بہت بیزاری محسوس کر رہی تھی۔ باہر جانا چاہتی تھی مگر اس نے منع کر دیا۔ کیا عبد الرحمن کال نہیں کرے گا؟ اس نے صبح سے کوئی 10ویں دفعہ پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، فضول باتیں مت کرو۔ باہری کی آنکھوں میں ناراضگی در آئی۔ تم نے اگر دوبارہ مجھ سے ایسے بات کی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا نا، فضول بات مت کرو۔ سختی سے جھڑک کر وہ ڈریسنگ روم میں جانے کے لیے اٹھی۔ بہرے نے ناک سکوڑ کر منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ جاتے جاتے جیسے تپ کر پلٹی۔ نہیں بتاؤں گی، بہرے اتنے ہی غصے سے کہتی ٹیرس کی طرف چلی گئی۔ رات میں مسز سونا انہیں بلانے آ گئیں۔ تم لوگ صبح سے کمرے سے نہیں نکلے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ حسب توقع وہ فکر مند ہو گئی تھی۔ ٹورسٹ سیر کے لیے نہ جائیں یہ ان کے لیے عجیب سی بات تھی۔ نہیں، وہ دراصل ایک دوست نے استنبول سے آنا تھا، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ آ جائے تو مل کر کپادوکیا دیکھیں گے۔ اس نے جلدی سے وضاحت دی اور پھر ان کے اصرار پر وہ دونوں ڈنر کے لیے نیچے چلی آئیں۔ نچلی منزل کا ڈائننگ ہال پتھر کی دیواروں سے بنا ادھم سا روشن تھا۔ وہ 4 میزیں، کرسیاں رکھی تھیں۔ نچلی منزل کا ڈائننگ ہال پتھر کی دیواروں سے بنا مدھم سا روشن تھا۔ 2-4 میزیں، کرسیاں رکھی تھیں۔ دیواروں کے ساتھ فرشی نشست کے طرز کے زمین سے 2 بالشت اونچے پتھر کے صوفے بنے تھے جن پہ میرون ترک قالین بچھے تھے۔ اس نے بھی اسی میرون شیڈ کا اجرک کا کرتا اور سیاہ ٹراؤزر پہن رکھا تھا، اوپر سیاہ حجاب۔ اسے حجاب سے کھاتا دیکھ کر ٹرے اٹھائے ہال میں داخل ہوئی پنار ٹھٹک کر رکی اور پھر سامنے کاؤنٹر پہ کھڑے فاتح کو پکارا۔ فاتح، تم کچن دیکھ لو، وہ کمفرٹیبل نہیں ہے، اس نے ترک اور انگریزی دونوں میں کہا کیونکہ فاتح کی انگلش کمزور تھی۔ جی آپا کہہ کر وہ تابیداری سے وہاں سے ہٹ گیا۔ تھینکس، وہ ہلکے سے مسکرائی۔ دل پہ اتنی کوفت چھائی تھی کہ مسکرانا بھی دشوار لگتا تھا۔ کھانے کے بعد وہ دونوں آگے پیچھے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئیں۔ اس کے پیر میں درد تھا اس لیے وہ آتے ہی بستر پہ لیٹ گئی اور پیچھے دیوار سے لٹکا جالی دار پردہ اپنی پائنتی تک پھیلا دیا۔ اب جت لیٹے اسے چھت گلابی جالی کے پار دکھائی دے رہی تھی۔ حیا، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ ساتھ لیٹی بہارے تھوڑی دیر بعد ذرا قریب کھسک آئی۔ حیا نے گردن ذرا سی ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیونکہ عائشہ گل کہتی ہے کسی کو ناراض کر کے نہیں سوتے، کیا پتہ ہم صبح اٹھ ہی نہ سکیں۔ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ وہ گردن سیدھی کر کے دوبارہ غار کی چھت کو دیکھنے لگی۔ میں بس پریشان ہوں۔ تم پریشانی میں یوں غصہ کرتی ہو؟ ہاں، اور تم کیا کرتی ہو؟ میں بہارے ایک دم جوش سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں آسمان میں اڑتی ہوں، ادالار کے بگلوں اور سلطان احمد مسجد کے کبوتروں کے ساتھ۔ کیا تمہیں یہ کرنا آتا ہے؟ حیا نے چند لمحے اس کے معصوم شفاف چہرے کو دیکھنے کے بعد نفی میں سر ہلایا۔ بچپن بھی کتنا پیارا ہوتا ہے نا، کندھے اور دل بہت سارے بوجھ سے خالی ہوتے ہیں۔ میں تمہیں سکھاتی ہوں، آنکھیں بند کرو۔ حیا نے آنکھیں بند کیں۔ وہی ایک شخص ہر جگہ نظر آنے لگا تھا۔ تکلیف کا احساس جیسے ہر سو ہو گیا تھا۔ اب تم آہستہ آہستہ ہوا میں اڑ رہی ہو، اوپر، بہت اوپر۔ دیکھو تم اڑ رہی ہو۔ ساتھ ہی وہ دبے قدموں بستر سے اتری۔ حیا نے پلکوں کی جھری سے دیکھا۔ وہ احتیاط سے بلی کی چال چلتی سوئچ بورڈ تک گئی اور پنکھا فل چلا دیا اور پھر اسی طرح واپس آ گئی۔ دیکھو اب تم اوپر ہوا میں اڑ رہی ہو۔ دیکھو ہوا چل رہی ہے۔ آنکھیں مت کھولنا ورنہ نیچے گر جاؤ گی۔
उसने बंद आंखों से इस बात में सर हिलाया। अगर ज़िंदगी का वो फेज़ कोई ख्वाब है तो वो वाकई नीचे गिरने के खौफ से आंखें खोलना नहीं चाहती थी, मगर हकीकत तो हमेशा नीचे गिरा दिया करती है। उसने एकदम से आंखें खोल दी। हाँ, ये क्या किया? देखा, नीचे गिर गई। बहारे ने बौखलाकर एहतजाज किया, फिर फुर्ती से उठकर पंखा बंद किया। हवा से गुलाबी पर्दा फड़फड़ाने लगा था। अल्लाह तुम्हें समझे, वो खफकी से कहती वापस आकर लेट गई। क्या तुमने नमाज पढ़ी? वो नमाज पढ़ने के लिए उठने लगी तो बहारे से पूछा। बहारे ने झट खुद पे बेड कवर तान लिया। हाँ, मैं अभी पढ़ती हूँ। ओह, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, खुल ही नहीं रही। ओह, और फिर वो लम्हे भर में होशो खिरत से बेगाना सो चुकी थी। हया सर झटक कर रह गई। फिर वज़ू करने उठी तो फ़ोन बजने लगा। रोहेल कॉलिंग। उसने कॉल पिक की। कब आ रही हो तुम वापस? ये मत कहना कि तुम मुझे मिस कर रहे हो। वो खिड़की के आगे रखे सोफे पे बैठी मुस्कुरा कर फ़ोन कान से लगाए कह रही थी। वो तो खैर नहीं कर रहा, मगर अब्बा चाहते हैं कि मेरी शादी अनाउंस करें, एक वलीमा रिसेप्शन देकर। लेकिन जब तुम और जहान आओगे तब भी फंक्शन हो पाएगा। गुड फॉर यू। बस कुछ दिन तक आ जाऊंगी। उसने बहुत से आंसू अंदर उतारे। कितने दावे से कहकर आई थी कि वो और जहान साथ वापस आएंगे, मगर वो तो कहीं नहीं था। फ़ोन बंद करके उसने वज़ू किया, फिर वही जाए नमाज डालकर नमाज पढ़ी। सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ उठाए तो उठे हाथों को देखने लगी। दुआ। कितना अरसा हुआ जब उसने दुआ मांगनी छोड़ दी थी। जैसे डीजे के लिए मांगी, वैसे फिर कभी ना मांग सकी। कुछ था जो डीजे के साथ ही मर गया था। फिर माफ़ी मांगी, इस्तकामत मांगी, मगर दुनिया दुनिया मांगना छोड़ दी। लोग, रिश्ते, नाते, ये सब दुनिया ही तो है, और यही सबको चाहिए होता है। उसे भी चाहिए था। फिर लबों पे आकर सारी दुआएं दम क्यों तोड़ जाती हैं? ऐसा क्यों लगता था कि माफ़ी अभी तक नहीं मिली? वो गुमसुम सी हाथों की लकीरें देखने लगी। अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ भी कितना मुबहम सा था। ये ख्वाहिश थी कि मैं उसे अच्छी लगूं, मैं उसकी मानूं, मगर इस पे मुझे कितना भरोसा है, कितना एतबार है। यहाँ आकर ज़िंदगी जैसे खाली जगह का सवाल बन जाती थी। पूरे फिक्रे के दरमियान एक खाली जगह थी। इधर कौन सा लफ्ज़ लिखना था? इस जगह पहुंचकर वो लिखना भूल जाती थी। कोई दुआ मांगे बिना वो उठ खड़ी हुई और मेज़ पे रखे मोबाइल की स्क्रीन को उंगली से छुआ। वॉलपेपर जगमगा रहा था। कितना जहर लगता है ये वॉलपेपर, बिलखुसूस तब जब किसी ख़ास टेक्स्ट की तवक्को हो। फिर चाय नमाज रखी, दुपट्टा उतार कर बालों को उंगलियों से संवारा और ड्रेसिंग रूम का पर्दा हटाकर इधर आई। हेयर ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखा था। वही रात सोने से कबल 100 दफ़ा ब्रश करने की आदत। अपने बालों, जिल्द और खूबसूरती की हिफाजत पे उसे कोई समझौता न था। ब्रश के साथ नकली फूलों का गुलदान रखा था, जिसके अंदर शीशे की एक डिब्बी थी जो सुनहरी अफशा से भरी थी। उसने यूं ही वो डिब्बी निकाली और खोली। सुनहरी चम चम चमकती अफशा उसकी पुश्त की तरफ से आती रोशनी में मज़ीद चमक रही थी। फिर एकदम से दमकती अफशा पे छाया सी बन गई, जैसे उसके और बल्ब के दरमियान कोई आड़ आ गई थी। किसी ख्याल के तहत उसने सर उठा के आईने में देखा। उसके अक्स के पीछे कोई खड़ा था। अफशा की डिब्बी उसके हाथ से छूट गई। एक ज़ोरदार शॉक्ड सी चीख हलक से निकलने ही लगी थी कि पीछे खड़े शख्स ने सख्ती से अपना हाथ उसके लबों पे जमा दिया। चीखना नहीं, सारी फैमिली भागती हुई आ जाएगी। वो चेहरा उसके करीब किए धीमी सरगोशी में बोला था।